डार्क मैटर, कुछ ऐसे कण जिन्हें आप देख नहीं सकते पर वो होते हैं, जो इस पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल में रखे हुए हैं और गैलेक्सीज को फॉर्म करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिनके अंदर से एटम भी बाहर निकल जाता है। हो सकता है कि डार्क मैटर से बने हुए लोग आपके साथ बैठे हुए ये वीडियो देख रहे हों, पर आपको पता नहीं है। इस वीडियो के एंड तक आपको डार्क मैटर के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, बट आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। आपको पता चल जाएगा कि आखिर कौन है डार्क मैटर के पीछे, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं कुछ डार्क। डार्क मैटर एक ऐसी अनसुलझी पहेली है जिसके बारे में हम जितना भी जानने की कोशिश करते हैं वो उतना ही उलझ जाती है। जितना हम इसके बारे में जानते जाते हैं उतने ही इसके एग्जिस्टेंस पर सवाल करने लगते हैं। कहीं ये एक रियलिटी लगता है तो कहीं ये मात्र एक कल्पना बन जाता है। आज हम जानने वाले हैं डार्क मैटर के बारे में। क्या ये सच में एग्जिस्ट करता है या बस ये ग्रेविटी का वो हिस्सा है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। अब जरा इसे ध्यान से सुनना। जरा आप इस ग्राफ को देखिए। ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि कोई ग्रह अपने सूरज से जितनी दूर होगा उसकी अपने सूरज को ऑर्बिट करने की स्पीड उतनी ही कम होगी। या हम कह सकते हैं कि जो ग्रह अपने सन से जितनी दूर होगा वो उतने ही समय में अपने सन को ऑर्बिट करेगा। इट्स मीन कि उसकी रेवोल्यूशन स्पीड कम होगी। लाइक एग्जांपल, मरकरी सन के सबसे नज़दीक है और मरकरी सन को सबसे जल्दी ऑर्बिट करता है विद 88 डेज। और वहीं अपने सूरज से सबसे दूर स्थित नेपच्यून सन को सबसे देर में ऑर्बिट करता है विद 165 ईयर्स। तो यहाँ से हमें यही समझ में आता है कि एक ऑब्जेक्ट अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट से जितनी दूर होगा उसकी ऑर्बिटिंग स्पीड उतनी ही स्लो होगी, राइट। चलिए अब आप इस गैलेक्सी को देखिए और बताइए कि अपने सुपर मैसिव ब्लैक होल को ऑर्बिट करने की स्पीड पास वाले मैटर की ज़्यादा होगी या दूर वाले मैटर की। आपका आंसर होगा पास वाले मैटर की, राइट। पर यहाँ केस बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि गैलेक्सी में सारा मैटर सेम स्पीड से रोटेट कर रहा है। मतलब कि गैलेक्सी की इनर रीजन और आउटर रीजन की स्पीड बिल्कुल सेम है। अभी तो हमने देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट से जितनी दूर होता है उसकी ऑर्बिटिंग स्पीड उतनी ही स्लो है, तो यहाँ इतना डिफरेंस क्यों। इसे गैलेक्सी रोटेशन कर्व कहा जाता है, जो 1980s में बेरा रूबिन ने खोजा था। तो आखिर इस गैलेक्सी की आउटर रीजन की स्पीड को कौन मेंटेन कर रहा है। और एक सवाल कि जितनी स्पीड से गैलेक्सी का आउटर रीजन सुपर मैसिव ब्लैक होल को ऑर्बिट कर रहा है वो उतनी स्पीड में अपनी ऑर्बिट को छोड़कर बाहर आ जाना चाहिए था, क्योंकि गैलेक्सी के विजिबल मैटर में इतना मैस होता ही नहीं कि वो इतनी स्पीड में अपने मैटर को ऑर्बिट में रख पाए। मगर यहाँ ऐसा नहीं होता, मैटर अपनी ऑर्बिट में बना रहता है। लाइक एग्जांपल, आपने मेले में आपने जाइंट व्हील तो देखा होगा। उसमें बैठे लोग जाइंट व्हील से इसलिए जुड़े होते हैं क्योंकि वो जाइंट व्हील के द्वारा किसी न किसी चीज से पकड़े हुए रहते हैं, वरना वो व्हील से अलग होकर कहीं और चले जाते। ठीक वैसे ही किसी ने तो मैटर को पकड़ के रखा था जो उसे अपनी ऑर्बिट को छोड़ने नहीं दे रहा था, और साथ ही उसकी स्पीड को भी बढ़ा रहा था, जो इनविजिबल थी और हमें दिखाई नहीं दे रहा था। और इसे ही बाद में डार्क मैटर कहा गया। डार्क मैटर की डेफिनेशन के अनुसार डार्क मैटर एक ऐसा पदार्थ है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट के साथ ना तो इंटरेक्ट करता है, ना ही खुद से कोई लाइट या हीट एमिट करता है, जिससे इसे डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। और इसका नाम डार्क मैटर है क्योंकि ये किसी भी मैटर से इंटरेक्ट नहीं करता, इसलिए नहीं कि डार्क दिखता है। हमने तो इसे अभी तक देखा भी नहीं है। डार्क मैटर एक ऐसा मैटर का प्रकार है जो कि हम मानते हैं कि हर जगह फैला हुआ है, और इस पूरे यूनिवर्स में टोटल मैटर का अराउंड 85% है। और जो भी हम इस यूनिवर्स में देखते हैं वो सब सिर्फ इस यूनिवर्स का 15% है, जिसे विजिबल मैटर कहा जाता है। और ये नॉर्मल मैटर से कई गुना भारी होता है। और यही सब चीज़ें हैं जो डार्क मैटर के बारे में हमें पता है।
अगर बात करें इसके नेचर की, तो डार्क मैटर का एग्जैक्ट नेचर और कंपोजिशन अभी तक साइंटिस्ट्स की समझ में भी नहीं आई है। साइंटिस्ट मानते हैं कि ये कुछ ऐसे एक्सोटिक पार्टिकल से बना हो सकता है जो लाइट या किसी भी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। कुछ थ्योरी ये कहती है कि ये वीकली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल यानी बिम्स से बना हो सकता है, यानी ऐसा मैटर जो वैसे तो आम मैटर से भारी होता है मगर किसी भी चीज से इंटरेक्ट नहीं करता। तो इसकी हिस्ट्री शुरू करने से पहले अभी जो आपने गैलेक्सी रोटेशन कर्व देखा था उसे बेला रूबिन ने 1980s में दिया था, मगर ये डार्क मैटर की पहली कड़ी नहीं थी। कोमा क्लस्टर। पर वेट, कोमा क्लस्टर? तो ऐसी थोड़ी सी टर्म्स आने वाली हैं जिनके बारे में आप जान लो। कोमा क्लस्टर यानी 1000 से ज्यादा गैलेक्सीज का ग्रुप या समूह को कोमा क्लस्टर कहते हैं। ये एक दूसरे से ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जुड़े रहते हैं और किसी भी सोलर सिस्टम के सन के मैस को सोलर मैस कहते हैं। ऐसी टर्म्स आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ लिया करो, मैं वहीं डाल देता हूँ। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की खोज की शुरुआत 20th सेंचुरी के शुरू में हुई थी। डार्क मैटर के बारे में सबसे पहले स्विस एस्ट्रोफिजिसिस्ट फ्रिट्ज ज्वाइकी ने 1930s में सोचा था, जब उन्होंने बर्निसिस कॉन्स्टेलेशन में कोमा क्लस्टर की गैलेक्सीज के मास को कैलकुलेट किया। ज्वाइकी ने कोमा क्लस्टर के मास जब नॉर्मल तरीके से निकाला जब वह 400 टाइम कम था उस क्लस्टर के ओरिजिनल मास के। चलो इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले ज्वाइकी ने इस क्लस्टर के मास को नॉर्मल तरीके से यानी विजिबल मैटर को ध्यान में रखते हुए निकाला, तब इसका मास 400 बिलियन सोलर मास था। लेकिन जब उसने दोबारा इस क्लस्टर के मास को कैलकुलेट करने के लिए काइनेमेटिक मेथड का यूज किया था, यानी उन्होंने गैलेक्सीज के मूवमेंट और वेलोसिटी को ऑब्जर्व किया और उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट किया, तब इसका मास 1600 बिलियन सोलर मासेस था। तब ये 1200 बिलियन सोलर मास कहाँ से बढ़ गया, यानी विजिबल मैटर के हिसाब से कैलकुलेट किए गए मास से 4 गुना ज्यादा मास। ये ज्वाइकी के लिए काफी चिंताजनक था क्योंकि इस डिस्क्रिपेंसी को समझना काफी मुश्किल था, लेकिन उसने जल्दी ही समझा और डार्क मैटर की थ्योरी प्रपोज कर दी कि गैलेक्सीज में कुछ हिडन मास होता है जो गैलेक्सीज की मास को बढ़ा देता है। पर ये ऐसा क्यों करता है उस टाइम किसी को पता नहीं था। ज्वाइकी ने बताया था कि डार्क मैटर विजिबल लाइट से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता था। इसलिए ज्वाइकी ने इसे डंकल मैटेरी यानी डार्क मैटर का नाम दिया था। पहले डार्क मैटर को बहुत से नाम से रेफर किया गया था, जैसे कि इनविजिबल मैटर, शैडो मैटर, मिरर मैटर और मिसिंग मैटर, लेकिन 1970s के बाद डार्क मैटर रखा जाने लगा। डार्क मैटर के बारे में समझाने के बाद दूसरे साइंटिस्ट भी इसमें इवॉल्व हुए और डार्क मैटर के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाली, लेकिन बिना इसके यूनिवर्स की फॉर्मेशन और गैलेक्सीज की मूवमेंट को समझना मुश्किल है। जब ज्वाइकी ने ये थ्योरी प्रपोज की थी इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, मगर फिर 1980s में एंट्री हुई थी बेला रूबिन की। जी हाँ भाई, जिनका एग्जाम्पल हमने ऊपर देखा था। बेला रूबिन ने देखा था कि गैलेक्सीज के इनर और आउटर मैटर सेम स्पीड से ब्लैक होल को ऑर्बिट कर रहे हैं। डार्क मैटर को प्रैक्टिकल तरीके से हम आज तक डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं, मगर इन तरीकों से कई बार हमने इसे डिटेक्ट किया है और डार्क मैटर की थ्योरी सिर्फ अभी इन पर ही टिकी हुई है। जैसे एक्स्ट्रा मास, जैसे आपने अभी देखा था कि गैलेक्सी क्लस्टर में एक्स्ट्रा मास होता है जो अपने मैटर को गैलेक्सी से बाहर नहीं जाने देता, और ये एक एविडेंस है कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है। गैलेक्टिक रोटेशन कर्व, जिसे बेला रूबिन ने 1980s में डिस्कवर किया था और इसका एग्जाम्पल हम ऊपर देख चुके हैं। ग्रेविटेशनल लेंसिंग, जब कोई लाइट किसी सोर्स से आती है तब किसी मैसिव चीज के सामने आ जाने से ये बैंड हो जाती है, जिससे हमें वो हिस्सा डिस्टॉर्टेड नज़र आता है। और अगर वो मैसिव चीज़ हमें टेलीस्कोप से नज़र नहीं आती है और फिर भी लाइट को बैंड कर रही है, तो इसका मतलब है कि वहाँ डार्क मैटर है। और कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि वहाँ डार्क मैटर का स्टार या कुछ ऐसा हो सकता है, और कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि जिस जगह पर हम रह रहे हैं वहाँ डार्क मैटर का यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करता है, और हो सकता है कि डार्क मैटर से बने हुए कुछ लोग आपके साथ बैठे हुए ये वीडियो देख रहे हों।
पर ये अभी बस एक थ्योरी है जब तक कि हम डार्क मैटर को प्रूव नहीं कर देते। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। बिग बैंग के बाद हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत के समय एक प्रकाश की धार विशाल अंतरिक्ष में फैली हुई थी। इस धार को कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन यानी CMBR कहते हैं। साइंटिस्ट ने CMBR से डार्क मैटर के प्रभाव को देखा है। आई होप कि आपको डार्क मैटर के बारे में सारे आंसर मिल चुके होंगे, और अगर कोई है तो अभी आप कमेंट कर सकते हो। अब डार्क मैटर के बारे में आपने सब कुछ जान लिया है, मगर यहीं से तो प्रॉब्लम शुरू होती है। जैसे डार्क मैटर इस यूनिवर्स में एक जाल की तरह फैला हुआ है, और टोटल मैटर का अराउंड 85% इस यूनिवर्स में सिर्फ डार्क मैटर है। तो आज तक हमने इसे डिटेक्ट क्यों नहीं किया है, और हम एक सोलर सिस्टम को किसी गैलेक्सी के रोटेशन से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? कहीं हमारा मैथ ही गलत तो नहीं है, क्योंकि आज तक हम 300 साल पुराना न्यूटन का दिया हुआ मैथ ही यूज कर रहे हैं। तो क्या डार्क मैटर सच में है, या इसके पीछे कुछ और है जिसके बारे में हम समझ नहीं पा रहे हैं? तो ऐसे ही कुछ सवालों की वजह से डार्क मैटर सिर्फ एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ग्रेविटी का वो हिस्सा जो आज तक हम समझ नहीं पाए। तो गैलेक्सी के रोटेशन को एक थ्योरी बहुत आराम से एक्सप्लेन कर देती है, मोंड यानी मॉडिफाइड न्यूटोनियन डायनामिक। ये हम न्यूटन के लॉस में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके डार्क मैटर की मिस्ट्री को सॉल्व कर सकते हैं, और इसके लिए हमें डार्क मैटर की जरूरत भी नहीं होगी। मतलब गैलेक्सी रोटेशन कर्व को ये थ्योरी समझा देती है, यानी इस थ्योरी को आप डार्क मैटर के अगेंस्ट मान सकते हो, जो बिना डार्क मैटर के कई चीजों को एक्सप्लेन कर देती है। बल्कि डार्क मैटर जिन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ये थ्योरी उन्हें एक्सप्लेन कर देती है। और क्या आप जानते हो कि शायद क्वांटम मैकेनिक्स इस थ्योरी को समझाने में हमारी मदद कर सकती है। और अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स को आसान भाषा में समझना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हो, और इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमें आप कमेंट कर सकते हो, जिसमें हम मोंड को भी बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो सी यू सून गाइस, एंड इतनी मेहनत के लिए एक कमेंट तो जरूर कर देना, और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो।